हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स। उसमें मोलरिटी जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी होगी। अब जो नेक्स्ट टर्म है नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी यानी कि इसे हम n से डिनोट करेंगे। नॉर्मेलिटी जो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of solute present in 1 liter or 1000 ml solution is called normality। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो ग्राम इक्विवेलेंट जो नंबर है, उस ग्राम इक्विवेलेंट नंबर को हम कहते हैं नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी जो टर्म्स है वो बहुत बार मोलरिटी की जगह यूज की जाती है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो नॉर्मलिटी के बजाय हम नॉर्मलिटी को यूज करते हुए उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मलिटी और मोलरिटी जो टर्म्स है वो भी एक दूसरे से क्या होती है, रिलेटेड होती है। तो हम इनके रिलेशन को भी देखेंगे कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी जो है उनमें क्या रिलेशन है। दोनों ही टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। टेम्परेचर के साथ वेरी करती है ये भी। तो नॉर्मेलिटी जो है इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ओके। फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है इसके बहुत सारे तरीके होते हैं निकालने के। एक इसमें जो तरीका होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का, ये होता है वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट। इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो पर्टिकुलर सॉल्यूट के लिए डिफरेंट टाइप से होता है, ये भी हम देखेंगे। इक्विवेलेंट वेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है ये नॉर्मेलिटी के अंदर, ठीक है। तो इसे हम फॉर्मूले में ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू द वेट ऑफ यानी गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स WB अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट EWB, ठीक है। ये B है यहाँ पे, B यानी कि सॉल्यूट है और EW यानी कि इक्विवेलेंट वेट है, ओके। तो इस फॉर्मूले को हम इक्वेशन में रख देते हैं। तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू हमारे पास क्या आती है, WB इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी फाइंड करते हैं। अब जो सिंपल सा तरीका है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या लीटर में है, तो इसको हमें क्या लेना है, ml में लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यदि हमें ml में यूज करना है तो क्या करेंगे बेटा, 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड होगा तो वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूट के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू WB इन ग्राम्स इनटू 1000 अपॉन में इक्विवेलेंट वेट इनटू V सॉल्यूशन इन ml। ये फॉर्मूला है जिससे हम नॉर्मेलिटी फाइंड कर सकते हैं। ये भी फॉर्मूला है जिससे हम नॉर्मेलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन देख लो। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो है हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। इक्विवेलेंट वेट EW the mass of substance which can be substituted by 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो किसी सब्सटेंस का वेट या मास जो सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के, तो उस वेट को हम क्या कहते हैं, उस मास को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट कहते हैं।
एक डेफिनेशन हम और ले सकते हैं इसमें, द वेट ऑफ सब्सटेंस can be substituted by (16 ग्राम ऑफ) या इसमें ले सकते हैं 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के 8 ग्राम के इक्वल जो सब्स्टिट्यूट वेट होता है ऑफ सब्सटेंस, उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। एक डेफिनेशन हम और लिख सकते हैं इसके लिए, द वेट ऑफ सब्सटेंस कैन बी सब्स्टिट्यूटेड by 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो ये 3 डेफिनेशन है जिससे हम इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो हाइड्रोजन के रेफरेंस में है, दूसरा जो है ऑक्सीजन के है और तीसरा जो है क्लोरीन के है। तो ये इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन हो गई। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ EW। सबसे पहले हम यदि बात करें EW ऑफ एसिड एंड बेस, EW ऑफ एसिड एंड बेस, तो एसिड और बेस के लिए EW हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे एसिड में हम बात करते हैं एसिडिटी की, ठीक है। एसिडिटी क्या होती है, एसिड और बेस। तो पहले हम करते हैं EW ऑफ एसिड, EW बराबर मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस। इस फॉर्मूले से हम एसिड का EW कैलकुलेट करते हैं, यानी कि एसिड के मोलर मास को हमें उसमें जो H+ आयंस हैं उसके नंबर से डिवाइड करते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, उसके EW की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी। नंबर ऑफ H आयंस जो होते हैं ऑफ एसिड, इसे हम कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। फॉर एग्जाम्पल यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर नंबर ऑफ H आयंस जो है वो 2 है, यानी कि इसकी जो बेसिसिटी है वो क्या है, 2 बेसिक एसिड है, ये डाइबेसिक एसिड है, ये डाइबेसिक एसिड, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रिप्लेसिबल जो H है, रिप्लेसिबल H+ आयंस वो कितने हैं, 2 हैं। तो 2 के लिए हम क्या करते हैं, डाइबेसिक यूज करते हैं। तो इसका EW निकालेंगे तो पहले तो इसका MW पता होना चाहिए, मोलर मास। तो MW इसका कितना होगा, हाइड्रोजन 2 हो गया प्लस सल्फर 32 हो गया प्लस ऑक्सीजन 16 × 4 हो गया 64, तो 2 और 32 हो गया 34 प्लस और 16 × 4 हो गया 64, 4 and 4 8 and 3 6 9,
98 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास हो गया। तो रिप्लेसेबल एच आयंस के नंबर 2 है और मोलर मास इसका कितना है 98। तो इसका EW कितना आएगा, तो एसिड H2SO4 के लिए EW हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट बराबर 98 मोलर मास अपॉन में नंबर ऑफ एच आयंस 2 एंड 2 से 98 डिवाइड होते हैं 49 ग्राम पर मोल, ये इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। तो एसिड है H2SO4 जिसका इक्विवेलेंट वेट कितना है 49 है, जबकि मोलर वेट कितना है 98। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, इसका आपको EW निकालना है बेटा। HCl, इसका आपको EW निकालना है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, यदि नंबर ऑफ एच आयंस की वैल्यू 1 है तो EW की वैल्यू क्या होगी MW के बराबर होगी, ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ एच आयंस जो है यदि वो 1 है तो MW जितना होगा उतना ही क्या हो जाएगा उसका EW हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इन दो क्वेश्चन को, दो प्रॉब्लम को आपको सोल्व करना और इनका EW आपको फाइंड करना है। दूसरा देखते हैं, EW ऑफ बेस। EW ऑफ बेस के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ बेस MW डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस। OH माइनस आयंस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस। तो OH आयंस की जो नंबर होती है उसे कहते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। नंबर ऑफ OH आयंस इक्वल्स टू एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल NaOH है तो ये क्या होगा मोनो एसिडिक बेस होगा, मोनो एसिडिक बेस, क्योंकि इसमें OH की नंबर कितनी है, OH माइनस की नंबर कितनी है 1 है। तो 1 के लिए हम क्या यूज करते हैं मोनो करते हैं, और ये बेस है तो ये क्या लिखा जाएगा एसिडिक बेस लिखा जाएगा। तो NaOH जो है वो क्या है एक मोनो एसिडिक बेस है। तो NaOH के लिए हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे EW। तो NaOH का MW कितना होता है 40 होता है। EW ऑफ NaOH इक्वल्स टू 40 अपॉन में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस इज 1, यानी कि यहाँ OH माइनस के नंबर कितने बेटा 1 है, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो EW कितना आएगा इसका, EW भी इसका 40 आएगा। तो मैंने अभी बताया था OH की नंबर यदि 1 होगी तो EW जो है वो क्या हो जाएगा MW के बराबर। तो चाहे हाइड्रोजन आयन हो चाहे OH आयन हो, यदि इनकी नंबर 1 है तो नंबर ऑफ जो वेट है इक्विवेलेंट वेट जो है वो उसके मोलर वेट के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो आपको बताना है MgOH का होल ट्वाइस, इसके लिए इक्विवेलेंट वेट बताना है आपको, और एक आपको बताना है AlOH का होल थ्राइस। इन दोनों के लिए आपको EW फाइंड करना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। तो ये तो बात होगी एसिड और बेस के लिए EW कैसे फाइंड करते हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्ट के लिए। दूसरा है EW ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। मिनरल सॉल्ट बोलते हैं बेटा इसको,
तो मिनरल सॉल्ट के लिए हम कैसे निकालते हैं, देखो EW इक्वल्स टू, ये सॉल्ट के लिए यूज होगा मॉलिक्यूलर वेट, या फिर हम इसमें यूज करते हैं फॉर्मूला मास। सॉल्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, तो आयंस के लिए हम मॉलिक्यूलर वेट यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो इंडिविजुअल आयन होते हैं, तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं होगा, वो आयंस के फॉर्म में। तो आयंस के फॉर्म में होने के कारण मोलर मास की जगह हम यूज करते हैं फॉर्मूला मास। उसका जो फॉर्मूला होगा उसका मास कितना है उसे हम कहते हैं फॉर्मूला मास। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मास FW अपॉन में नंबर ऑफ टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है, पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, दोनों इक्वल होंगे तभी साल्ट बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यदि हमें NaCl लेना है तो NaCl में देखिए चार्ज जो है वो पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 है। तो एक बात ध्यान में रखना आपको, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज यदि इसकी वैल्यू 1 है तो EW बराबर क्या हो जाएगा बेटा, MW। समझ में आ रही बात। तो NaCl में पॉजिटिव 1 है नेगेटिव 1 है, तो इसका पहले तो हमें निकालना है MW, यानी कि यहाँ पे FW है, फॉर्मूला मास है, तो जो फॉर्मूला मास होगा उतना ही क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। तो NaCl के लिए हमें निकालना है EW बराबर फॉर्मूला मास कितना है, सोडियम का 23 होता है, Cl का 35.5 होता है, तो कितना हो गया 23 प्लस 35.5 हो गया 58.5। तो 58.5 अपॉन में टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना बेटा 1 है, तो EW भी कितना आएगा इसका 58.5, जितना इसका फॉर्मूला मास है उतना ये चार्ज होगा, ठीक है। तो आपके लिए प्रॉब्लम है यहाँ पे सोल्व करना है। MgCl2 के लिए कितना है EW आपको बताना है, ठीक है। और AlCl3 के ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ये आयनिक नहीं होगा। एक ये ले लो FeCl3, इसमें आपको बताना है। तो ये हो गया सॉल्ट के लिए। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। फोर्थ है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग, EW ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, 11th केमिस्ट्री में पढ़ रखा हमने रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या होते हैं, सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं सब्सटेंस डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो इनका EW निकालना है, तो हमें पहले निकालना है EW ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो EWOXI यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसे डिवाइड करना है। दूसरा है EW ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, RED बराबर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड हो जाएंगे, जिससे डिवाइड करेंगे मोलर मास को, तो हमारे पास उसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल
कैमोनोफोर की बात करते हैं तो कैमोनोफोर एक रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कैमोनोफोर। तो इसका हमें EW निकालना है। तो कैमोनोफोर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है और ये कन्वर्ट होगा, मान लीजिए Mn+3 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पे Mn की स्टेट निकालेंगे तो ये तो +1 हो जाएगा, इसको हमने x मान लिया, ये -2 × 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 7 आएगी। यहाँ हो गया देखो -8 और यहाँ 1 हो गया, तो x बराबर कितना होगा 8 - 1 यानी कि 7। तो इस Mn पे 7 चार्ज है और ये Mn जो है वो +3 में जा रहा है, यानी कि ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है भैया। तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसके मोलर मास से हम डिवाइड करेंगे। कैमोनोफोर का मोलर मास कितना होता है 158 ग्राम पर मोल, डिवाइड बाई 4। तो EW कितना हो जाएगा 4 3 × 12, 3 टाइम्स 12 हो गया 3 और ये 8 38 और ये जाएगा 32 36 9 टाइम्स 36 और 2 रहे 20.5 ग्राम पर मोल। ये आएगा इसका EW 39.5 इक्वलेंट वेट। तो बस इसी टाइप से हमें फाइंड करना है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए EW कैसे फाइंड करते हैं। तो ये जो नॉर्मलिटी वाली टर्म है यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इस टाइप से हम नॉर्मलिटी निकालते हैं। जैसे कि हमने मोलरिटी में मोलरिटी इक्वेशन पढ़ा था उसी टाइप से यहाँ नॉर्मलिटी इक्वेशन भी होती है। नॉर्मलिटी इक्वेशन होती है N1V1 बराबर N2V2, ठीक है, फिर बराबर NN और VN ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये नॉर्मलिटी इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हम अननोन सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी फाइंड कर सकते हैं। 2 सॉल्यूशन है जिसमें से एक सॉल्यूशन नॉन नॉर्मलिटी का है, दूसरा अननोन नॉर्मलिटी का है। तो अननोन नॉर्मलिटी N2 है, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन सॉल्यूशन से। इस इक्वेशन को हम कहते हैं नॉर्मलिटी इक्वेशन। तो बहुत जगह मोलरिटी की जगह नॉर्मलिटी इक्वेशन भी यूज करके इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने जो एक सेकंड मोस्ट टर्म जो है केमिस्ट्री के अंदर, सॉल्यूशन केमिस्ट्री के अंदर नॉर्मलिटी, वो पढ़ा है, ठीक है। नॉर्मलिटी हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी करेंगे, बट अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इसे और थोड़ा सा देखेंगे। इसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके हम नॉर्मलिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको कैसे यूज करेंगे इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर। इसके जो फॉर्मूला है वो भी हम देखेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम में उसको लगा कर। बस आपको ये पता होना चाहिए EW हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि EW आपके पास नहीं होगा तो आप नॉर्मलिटी भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। और एट लास्ट जब ये टर्म्स कंप्लीट हो जाएगी तो हम बात करेंगे इनके रिलेशन की, क्योंकि हर टर्म्स जो है वो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, इंटरलिंक है। तो आपको नोट्स बराबर बनाते रहना है, बुक से भी पढ़ना है। कुछ टर्म्स आपको बुक्स में नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ से उसे अपनी नोटबुक में डाउन करें, ठीक है, नोट डाउन कर ले और आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस से बाहर का टॉपिक है, बस हमने यह बुक में नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, हमें ये यूज़ तो करना ही है, क्योंकि बहुत जगह हम इसे यूज़ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस टाइप से सोल्व होता है, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।